माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और लास्ट क्लास तक हम पढ़ चुके हैं कूलाम बल के बारे में, परावैद्युतांक के बारे में और कूलाम के सदिश निरूपण के बारे में। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आज देखेंगे हम कि यदि आवेश बहुत सारे हों तो कूलाम का बल कैसे कार्य करता है और अध्यारोपण का सिद्धांत। तो स्टार्ट करते हैं। बहुल आवेशों के कारण बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। दोस्तों, एक बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि जो दो कूलाम के बल में यह है कि दो आवेश है वो किसी अन्य आवेश से प्रभावित रहता है। यानी कि अगर दो या दो से अधिक आवेश हों तो उन पर बल किस प्रकार कार्य करता है, उसके बल को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यदि दो से अधिक आवेश हों तो उनके द्वारा किसी आवेश पर लगने वाला बल या फिर परिणामी बल हम अध्यारोपण के सिद्धांत से निकाल सकते हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ देखने वाली है कि जब भी मैं आवेश बोल रहा हूँ तो ये स्थिर आवेश है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें जो भी आवेश है वो स्थिर आवेश ही होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहुल आवेश यानी कि बहुत से आवेश हैं, बहुत से स्थिर बिंदु आवेश हैं और उनके द्वारा किसी आवेश पर लगने वाला बल हमको निकालना है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं एक्स वाई जेड। दोस्तों ये कोई आवेश है Q0। इस आवेश पर एक आवेश Q1 के कारण बल लग रहा है, एक आवेश Q2 के कारण बल लग रहा है। ऐसे दोस्तों बहुत से आवेश हैं जिनके कारण इस पे बल लग रहा है। ये कोई आवेश है Q। तो दोस्तों एक स्थिर बिंदुवत आवेश पर अन्य स्थिर बिंदुवत आवेशों के द्वारा लगने वाला बल हम अध्यारोपण के सिद्धांत से देते हैं। तो दोस्तों अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत दोस्तों ये कहता है कि जैसे ये कोई स्थिर बिंदुवत आवेश है और इस पर अन्य आवेशों के कारण बल लग रहा है, तो जो परिणामी बल है वो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। यानी कि जो इस पे लगने वाला कुल बल है वो अलग अलग बलों के परिमाणों के सदिश योगफल के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट है अध्यारोपण के सिद्धांत का। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि कोई निकाय है जो n कणों से मिलके बना है, यानी कि उसमें n कणों से नहीं, n आवेशों से मिलके बना है। उसमें जो आवेश हैं वो हैं Q1, Q2, Q3, Q4 डैश डैश करके Qn आवेश है। और एक आवेश हमने लिया है Q0। तो ये Q0 आवेश है, इस पर
Q1 के कारण कितना बल लग रहा है, Q2 के कारण कितना बल लग रहा है। तो यहाँ हमारे पास N आवेश है। तो दोस्तों जैसे एक डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा मूल बिंदु है, ये XYZ एक्सिस है। तो इससे इसकी दूरी मैं R0 मान लेता हूँ, ठीक है। इससे इसकी दूरी मैं R1 मान लेता हूँ। इससे इसकी दूरी मैं RN मान लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही इससे इसकी दूरी मैं मान लेता हूँ, ये डैश डैश करके दिखा देता हूँ इसको। ऐसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, R2 मान लेता हूँ। यानी कि मूल बिंदु से ये आवेशों की, जैसे यहाँ बहुत से आवेश होंगे तो उनकी दूरियां होंगी, जैसे R1, R2, R3, R4 डैश डैश करके Rn, ये दूरियां होंगी। जैसे Q1 की मूल बिंदु से दूरी R1, Q2 की R2, Q3 की R3। और चूंकि सदिश रूप में इनको निरूपित करें तो इनको लिख सकता हूँ R1 वेक्टर, R2 वेक्टर ये वाला, ये R0 वेक्टर। ऐसे ही ये दूरी हो जाएगी Rn वेक्टर, यानी कि Rn वेक्टर अब दोस्तों हमें पता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल हम कूलाम के नियम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या चाहिए, उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी चाहिए, जो कि यहाँ हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो वो हम सदिशों के नियम से, जैसे त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज का नियम है, तो त्रिभुज के नियम से हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो दोस्तों वो मैं मान लेता हूँ, वो आ जाती है, ये दूरी आ जाती है हमारे पास Q1 से Q0 की R0 1, और Q2 से इसकी दूरी आ जाती है R0 2। ऐसे ही इससे इसकी दूरी आ जाती है R0। तो दोस्तों ऐसे हम ये दूरियां निकाल सकते हैं, इनको सदिश फॉर्म में लिख ले तो ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ केवल Q1 Q2 ये आवेश ही डायग्राम में दर्शाए हैं। यहाँ N आवेश है, यानी कि Q3 भी है, Q4 भी है। ऐसे बहुत से आवेश हैं जिनके कारण Q0 पर बल लग रहा है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये तो इनकी स्थिति सदिश, और ये Q1 से Q0 की दूरी। तो अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज करके हम निकालेंगे इस पे परिणामी पद। तो Q1 द्वारा Q0 पर लगने वाला कूलाम बल, तो दोस्तों बिल्कुल आसान है निकालना। Q1 द्वारा Q0 पर लगने वाला बल, यानी कि Q1 के कारण Q0 पर बल लगेगा, Q2 द्वारा Q0 पर, और Qn द्वारा Q0 पर बल लगेगा। तो निकाल सकते हैं हम आसानी से। और जो ये बल लग रहा है इसको हम व्यक्त कर देते हैं F01 से। इधर मैं दिखा देता हूँ डैश डैश करके F01 वेक्टर। ऐसे ही जो इसके कारण बल होगा Q2 के कारण, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ इधर F02 वेक्टर। ऐसे ही इसके कारण जो बल होगा इसको भी मैं इधर दिखा देता हूँ F0n वेक्टर। तो दोस्तों Q1 पर Q0 के कारण लगने वाला बल F01 वेक्टर इक्वल टू कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डॉट दोनों आवेशों का गुणनफल के Q1 डॉट Q0। इनके बीच की दूरी क्या है, उसका स्क्वायर R01 का होल स्क्वायर, और
इनके मध्य का एकांक सदिश क्या होगा, R01 का क्या, और R01 क्या है, Q1 और Q0 के मध्य का एकांक सदिश है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इनकी दिशा, बल की दिशा किधर होगी, Q1 से Q0 के मध्य। तो ये ऐसे हम बल की दिशा भी यहाँ दिखा सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों निकाल सकते हैं F02 वेक्टर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 डॉट Q0 R02 का वेक्टर और इसका होल स्क्वायर R02 वेक्टर। ऐसे इसमें दिशा हो जाएगी Q2 से Q0, यानी कि बल की दिशा Q2 से Q0 की ओर। दोस्तों ऐसे ही निकाल सकते हैं हम F03 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q3 डॉट Q0 R03 का वेक्टर होल स्क्वायर डॉट R03। ऐसे ही दोस्तों सभी के लिए निकाल सकते हैं F0n। ऐसे ही F4 के लिए, F05 के लिए, F06 के लिए, क्योंकि बहुत से आवेश है तो हम लिख सकते Q0 Qn पर Q0 कारण लगने वाला बल हो जाएगा Qn डॉट Q0 अपॉन में R0n का स्क्वायर डॉट R0। तो दोस्तों ये हो गया Q1 पर Q2 के कारण, Q1 पर Q0 के कारण, ऐसे ही Q2 पर Q0 के कारण। ऐसे हमने निकाल दिया Qn द्वारा Q0 पर लगने वाला कूलाम बल। नेक्स्ट हम इसमें निकाल लेते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला जो बल अलग अलग आवेशों के योगफल के, सदिश योगफल के बराबर होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, कि अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से ये हो जाएगा F0 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा F01 का वेक्टर, F02 का वेक्टर, F03 का वेक्टर, डैश डैश करके F0n का वेक्टर। दोस्तों हम लिख सकते हैं, अभी जैसे हमने निकाला F01 F02, तो उनको हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डॉट Q0 अपॉन में R01 का होल स्क्वायर डॉट R01 का कैप। ऐसे ही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डॉट Q0 R02 का होल स्क्वायर। ये वेक्टर चल रहा है यहाँ और ये इसका एकांक सदिश। ऐसे ही 3 के लिए हो जाएगा, ऐसे ही 4 के लिए हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ डैश डैश करके n के लिए Qn डॉट Q0 R0n का वेक्टर होल स्क्वायर और इसका एकांक सदिश। तो ये हो जाता है इसका अध्यारोपण के सिद्धांत से। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों F0 वेक्टर इक्वल टू, ये कैपिटल F है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये सब में से कॉमन ले सकते हैं। ऐसे ही ऊपर से Q0 कॉमन ले सकते हैं, समीशन लगा सकते हैं I इक्वल टू 1 से n, और इसको मैं लिख सकता हूँ Qi अपॉन में R0i का होल स्क्वायर डॉट R0i का कैप, और i का मान हो जाएगा 1 2 3 4 डैश डैश करके तक। तो दोस्तों ऐसे हम निकाल सकते हैं जो परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से। और इस परिणामी बल को मान निकालने के लिए हम यूज कर लेते हैं सदिशों के समांतर चतुर्भुज या बहुभुज का नियम।
बहुभुज का नियम। तो ये था बहुत से आवेशों के कारण लगने वाला बल या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों हम जानते हैं कि एक आवेश है, उसके पास दूसरा आवेश ले जाते हैं तो वो उस आवेश को अफेक्टेड करता है। यानी जैसे समान आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं, और अगर विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर सकते हैं। यानी कि कोई भी आवेश है उसके चारों ओर एक ऐसा रीजन होता है जिसके कारण दूसरा आवेश क्या एक बल महसूस करता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश ले जाने पर वह एक बल महसूस करे। यानी कि दोस्तों किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश ले जाने पर वह एक बल महसूस करे। ये बल हो सकता है आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, ये डिपेंड करता है चार्ज की नेचर कैसी है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। लेकिन एक बल महसूस करता है तो उसे उस प्रथम आवेश का हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि ये कोई आवेश है, Q आवेश है, और ये इसके चारों ओर इसका क्या है? विद्युत क्षेत्र। यों 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 यों, और ये कोई दूसरा आवेश है Q0। दोस्तों इसको हम बोल देते हैं परीक्षण आवेश। यानी कि किसी स्थिर आवेश के पास दूसरा आवेश ले जाने पर वह एक बल महसूस करे तो उसे इस आवेश का क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ऐसा विद्युत क्षेत्र होता है, और ये इसकी बल रेखाएं होती हैं इसे। और जो ये बल है ये लगता है Q से Q0 की, और ये हमारा है परीक्षण आवेश। अब दोस्तों अपन ये सोच सकते हैं कि जो एक परीक्षण आवेश है और ये एक आवेश है, तो ये भी एक धन आवेश होता है, तो क्या इसका विद्युत क्षेत्र होता है तो इसका विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता? तो दोस्तों ये जो परीक्षण आवेश है Q0, ये बहुत सूक्ष्म आवेश लेते हैं, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? नगण्य होता है। इसलिए इसकी जो विद्युत क्षेत्र है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये जो विद्युत क्षेत्र है कैसी राशि है? सदिश राशि है। अब यदि ये विद्युत क्षेत्र लग रहा है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है और ये इसके कारण इस पे एक बल लग रहा है, तो ये बल कितना लग रहा है ये देख लेते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है?
इसको मैं व्यक्त कर देता हूँ ई वेक्टर इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई वेक्टर से व्यक्त कर रहे हैं, यानी एफ वेक्टर अपॉन में Q0। ये हमारा Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं यदि Q0 1 कूलाम हो तो जो लगने वाला बल किसके बराबर होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। यानी कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाला कूलाम बल उस की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और दोस्तों ये Q0 हमेशा क्या लिया जाता है, बहुत सूक्ष्म लिया जाता है, यानी कि हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर लिमिट Q0 टेंस टू 0 एफ वेक्टर अपॉन में Q0। यानी Q0 क्या है, बहुत सूक्ष्म है, यानी कि इसके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा तो बहुत कम होगा। तो ये जो परीक्षण आवेश है इसी आधार पे लिया जाता है कि जो ये इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या ना करे, अफेक्ट ना करे। तो दोस्तों यहाँ से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकाल सकते हैं, और जो विद्युत क्षेत्र है उसको हम कई बार विद्युत क्षेत्र की, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको कई बार हम विद्युत क्षेत्र भी बोल देते हैं। तो यहाँ से मात्रक निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है F अपॉन में Q। तो F बल की विमा क्या हो जाएगी, बल की विमा हो जाएगी m1 L1 T माइनस 2। ऐसे ही आवेश की विमा एम्पियर इंटू टाइम, तो ये हो जाती है m1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1। तो दोस्तों ये तो विमा हो जाती है, और इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र F अपॉन में Q, यानी बल तो न्यूटन में और आवेश कूलम में। ये तो यहाँ मात्रक है इसका। आगे जब और हम पढ़ते हैं तो इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी आ जाता है। तो इसमें अब देखते हैं आगे हम कि यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसमें कोई Q आवेश है वो रखा है, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं। ये इसकी दिशा इधर व्यक्त कर देता हूँ ऐसे। तो इसमें कोई आवेश रखा है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, यानी कि यहाँ कोई प्लस चार्ज रखा है प्लस Q, तो इस पे लगने वाला बल इधर F वेक्टर इक्वल टू प्लस Q E वेक्टर। ऐसे इधर कोई माइनस चार्ज रखा है माइनस Q, तो इधर इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी F वेक्टर इक्वल टू माइनस Q E, क्योंकि E वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश Q पर लगने वाला बल होता है F इक्वल टू Q E, और F वेक्टर सदिश में, ये भी सदिश में। तो अगर आवेश पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस Q E वेक्टर। आवेश नेगेटिव है तो एक हो जाएगा माइनस Q E वेक्टर। तो दोस्तों ये था विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हम देखेंगे, तो इसके बाद हम देख लेते हैं किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र
तो दोस्तों मैं ये मान लेता हूँ ये मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है Q और इससे R दूरी पर स्थित है कोई बिंदु मेरे पास P और इस पर मैं ले रहा हूँ एक परीक्षण चार्ज Q0। तो दोस्तों Q और Q0 के बीच जो लगने वाला बल है किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। और जिधर बल की दिशा होती है विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उसी दिशा में होती है। यानी कि मैं इसको व्यक्त कर सकता हूँ F वेक्टर मेरा इस दिशा में है तो E वेक्टर भी मेरा इसी दिशा में होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम निकाल लेते हैं इसमें कि प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश पर बिंदु P के कारण कूलाम बल। यानी कि जैसे दो आवेश है उनके बीच हम कूलाम बल कैसे निकालते हैं? एक आवेश है Q और एक Q0। तो सिंपल सा हम निकाल सकते हैं कि F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डॉट Q0 और इनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो R का स्क्वायर और R का कैप हम लिख सकते हैं। और जो बल की दिशा क्या हो जाएगी? Q से Q0 की ओर। तो जिधर बल की दिशा होती है उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब चूंकि बल F बराबर E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q0, तो इसमें लिख लेते हैं इसको हम यहाँ कि F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0, ये Q0 डॉट R स्क्वायर डॉट R कैप। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो F वेक्टर E वेक्टर बराबर हो जाता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर डॉट R कैप। तो ये आ जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो बल की दिशा में होती है, तो बल की दिशा किधर है? O से P की ओर। तो विद्युत क्षेत्र होगा O से P की ओर, यानी कि OP दिशा में। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ये क्या है? एक नियतांक है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाती है? E समानुपाती 1/R स्क्वायर। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो दोनों आवेश होंगे उनके मध्य दूरी उस पर निर्भर करती है। ये जैसे मैंने प्लस Q आवेश के लिए निकाली, अगर जैसे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूँ मैं, तो इसको लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर फिर माइनस R कैप, यानी कि माइनस में आ जाएगी। और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी जैसे O से P की ओर थी, तो इसमें होगी P से O की ओर, यानी कि ये विपरीत दिशा में होगी माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों ये थी प्लस आवेश के कारण और ये थी माइनस आवेश के कारण, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो समानुपाती होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है। तो इसके बीच में हम ग्राफ खींच सकते हैं कि जो इसके बीच में समानुपाती का ग्राफ खींच सकते हैं। E बराबर ये
1/r²। और एक ग्राफ या फिर ग्राफ हम खींच सकते हैं, ई और मैं आर के बीच में खींचूँ तो ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आ जाता है। दोस्तों ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के साथ परिवर्तन का ग्राफ है। तो इसके बाद हम ये देख लेते हैं यदि जो बिंदु आवेश है उसके बीच परावैद्युत माध्यम आ जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों। यदि बिंदु आवेश के मध्य परावैद्युत पदार्थ आ जाए तो विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0। हमने देखा यहाँ से Q/r², यही होता है डॉट आर के। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युत माध्यम है तो EM = EM, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε, m को लिख सकते हैं ε0 × r यानी Q/r².r²। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, EM = E/εr। यानी ये परावैद्युतांक अपॉन में ये पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये परावैद्युतिक माध्यम आ जाए तो, यानी कि पहले की तुलना में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। यानी कि यदि कोई परावैद्युत माध्यम आ जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी 1/εr गुणा कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यदि बिंदुवत आवेश उसके बीच विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि परावैद्युत माध्यम आ जाए। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।